नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान एक लंबी लड़ाई पर निकल पड़े और इस बार की लड़ाई किस हद तक जाएगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगले 3 हफ्तों में ईरान पर उनका कहर बरपेगा और इसकी आग में उसके न्यूक्लियर ठिकाने भी जलेंगे और ईरान अमेरिका को याद दिला रहा है कि उसके ठिकानों के लिए अब उसने नई मिसाइलों की खेप तैयार कर ली है। दुनिया को लगा था कि दोनों ही देश पहले न्यूक्लियर और अब होर्मुज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अब की बार की जंग दोनों देशों के बीच वर्षों पुरानी नफरत की जंग है और दोनों ही देशों ने अपनी नफरत की इस आग में शांति प्रयासों और आपसी भरोसे को जला दिया है और इसीलिए दुनिया इस बात से डरी हुई है कि इस बार की जंग का अंत न जाने कहां जाकर होगा। इसके बाद हम राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ फॉर्मूले की बात करेंगे जो पहली बार लाया गया है। चंदा चोरी के चंपत होने की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता है और इसीलिए अब की बार उसने ट्रस्ट के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने का फैसला किया है और इसके लिए बाकायदा वैकेंसीज जारी की गई हैं। सवाल यह है कि क्या सीईओ की नियुक्ति से चंदा चोरी जैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी? और आखिर में हम नासिक की उस घटना के बारे में आपको दिखाएंगे जिसने टूरिस्ट स्पॉट पर जाने वाले हर एक सैलानी को डरा दिया है। सोचे किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आप परिवार के साथ जाएं और वहां के स्थानीय मवाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करें और फिर जान से मारने के लिए आपकी कार का पीछा करें। यह एक ऐसी डरावनी स्थिति है जो किसी को भी दिला सकती है। नासिक के परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन आज सबसे पहले यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम यानी कि सीज फायर आखिर टिका क्यों नहीं। पिछले महीने 17 जून को जब अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए तो पूरी दुनिया ने यही माना कि यह युद्ध अब थम गया है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लोग भी यह सोच रहे थे कि अब शायद महंगाई कम होगी और तेल के दाम भी कम हो जाएंगे और ऐसा नहीं है कि यह हो नहीं सकता था। इस एमओयू में अमेरिका और ईरान ने जिन शर्तों पर सहमति जताई थी उनके मुताबिक निश्चित रूप से हालात पूरी तरह से सामान्य होने वाले थे। लेकिन यहां दुनिया ने एक भूल कर दी। एक बात समझने में थोड़ी सी भूल की गई है। दुनिया यह नहीं समझ पाए कि अब तक ऐसा कोई एमओयू या समझौता नहीं बना है जो अमेरिका और ईरान की नफरत को कम कर दे। आप इन दोनों ही देशों के बीच में युद्ध रुकने की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन यह उम्मीद करना शायद गलत होगा कि अमेरिका और ईरान की नफरत कम होगी। और असल में इसी नफरत की तपिश आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर मुश्किल सिर्फ इसलिए नहीं है कि दोनों देशों के हित टकराते हैं। असली वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में नफरत की एक लंबी विरासत और भरोसे का एक गहरा संकट है और आज सबसे पहले हम आपको इसी के बारे में बताना चाहते हैं। साल 1979 से पहले तक अमेरिका और ईरान गहरा दोस्त दोनों हुआ करते थे। दोस्ती भी ऐसी थी कि ईरान में पहलवी वंश के राजा अमेरिका को कभी नाराज नहीं करते थे और एक दूसरे को अपना असली सहयोगी मानते थे। ये तस्वीरें साल 1972 की हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनकी पत्नी पैट निक्सन तेहरान में पहुंचे थे, उस वक्त एयरपोर्ट से लेकर आज के आजादी टावर तक उनका भव्य काफिला निकला था और ईरान के लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका शानदार स्वागत किया था। सोचिए, एक वो दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपतियों का स्वागत करने के लिए ईरान की सड़कों पर लोग थे, बड़ी संख्या में जाया करते थे और एक आज का ईरान है जहां पर सड़कों पर आने वाली भीड़ अमेरिका के खिलाफ डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रही है। और इस बदलाव और नफरत के पीछे सबसे बड़ा कारण है ईरान की इस्लामिक क्रांति। यह क्रांति साल 1979 में हुई और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि जब ईरान में पहलवी वंश का शासन था तब मुस्लिम धर्मगुरुओं को चिंता हुई कि ईरान के शाह उनके देश को व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि सफेद क्रांति की तरफ धकेल रहे हैं। यह चिंता पैदा हुई। इसका मतलब यह था कि जो ईरान इस्लाम धर्म को मानता है वहां पर अमेरिका की संस्कृति फैलने से इस्लाम धर्म के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं। जब यह बात वहां आम लोगों तक पहुंची तो ईरान के शाह के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि ईरान के शाह अमेरिका के बेहद करीब थे, उनके संबंध बहुत अच्छे थे। शुरुआती हमलों के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और ईरान इस सीज फायर को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने लगातार तीसरी रात ईरान पर अपने हमलों को जारी रखा और ये हमले पूरे 5 घंटों तक किए गए। इनमें ईरान के बुशेहर प्रांत, चाबहार पोर्ट,
जास्क, कोनारक, अबू मूसा द्वीप और बंदर अब्बास पर मिसाइलें दागी गई। हम मैप में भी आपको दिखा रहे हैं। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर कंगान, किश द्वीप और किश्म द्वीप जैसे इलाकों में भी धमाकों की खबरें आई हैं। और ये हमले इसलिए किए गए ताकि ईरान की रक्षा प्रणाली, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस और समुद्री हमले की क्षमता को कमजोर किया जा सके। यानी जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले क्यों जारी रखे हैं, तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना चाहता है और इसीलिए लगातार हमले कर रहा है। उसका मकसद यह है कि जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करे या वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा दे, तो ईरान उस पर कोई भी पलटवार ना कर पाए, कोई हमला ना कर पाए। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करके रखा है। और एक नए वीडियो में यह बताया गया है कि अमेरिका ने पहली बार इस युद्ध में सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जी हां, सी ड्रोन का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब यह लड़ाई आसानी से रुकने वाली नहीं है और अब ईरान भी आज रात नए हमले कर सकता है। अब यह देखिए कि अमेरिका ने जिस सी ड्रोन का पहली बार इस युद्ध में इस्तेमाल किया, उसे गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। इस सी ड्रोन का नाम है कोर्सेर और इसे अनमैन्ड सरफेस वेसल भी कहा जाता है। यह एक समुद्री पोत या बड़ी नाव जैसा होता है। इसमें कोई सैनिक नहीं होता है, कोई भी सैनिक नहीं है। इसकी जगह इस सी ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और तय लक्ष्य पर पहुंचाने के बाद इसमें विस्फोट करके सैन्य ठिकानों को, जरूरी ढांचों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और अमेरिका का दावा है कि कल रात के हमले में उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। और क्यों किया, अब वो भी देखिए। तो पहला, इस तरह के सी ड्रोन से हमला करने में जोखिम बहुत कम होता है और दूसरा, इसकी पहचान करना भी आसान नहीं होता है। इसकी लंबाई सिर्फ 24 फीट यानी कि 7.3 मीटर की होती है। यानी कि जितना लंबा एक ट्रक होता है उतने ही लंबे ये सी ड्रोन होते हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है, इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्हें 1000 पाउंड यानी 454 किलोग्राम विस्फोटक से लादा जा सकता है। अब इनकी मारक क्षमता जानिए। इनकी मारक क्षमता 1850 किलोमीटर होती है और ये सी ड्रोन ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। एक कोर्सेर सी ड्रोन की कीमत $1 मिलियन यानी कि लगभग 9.5 करोड़ रुपए होती है। और यही वजह है कि इस बार अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 7 अप्रैल से पहले हुए युद्ध में अमेरिका ने महंगे हथियारों का इस्तेमाल किया था, महंगे, लेकिन अब वो सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिका स्मार्ट वॉर लड़ना चाहता है। स्मार्ट वॉर जो अब तक ईरान से लड़ा था और ईरान की तरफ से यह स्मार्ट वॉर अब तक लड़ी जा रही थी। ईरान ने अब तक अपने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था जिनकी लागत लगभग 40 लाख रुपए माने जाते हैं। और इस रणनीति से ईरान को अमेरिका पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली। लेकिन अब अमेरिका भी बिल्कुल यही कर रहा है जो ईरान कर रहा था। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, अब वो भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका का पहला मकसद है ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना और दूसरा मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से सामान्य बनाना। अमेरिका और ईरान के बीच में जिस MOU पर सहमति बनी थी उसमें भी ये दोनों शर्तें शामिल थी। लेकिन इसके बावजूद ये युद्ध फिर से शुरू हुआ और इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि ईरान पर आरोप है कि उसने हॉर्मुज में कुछ जहाजों पर हमले किए। अब जब ये हमले हुए तो अमेरिका ने कहा कि ईरान तो समझौते का पालन नहीं कर रहा है और इस वजह से वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तो करेगा ही। बड़ी बड़ी बातें भी अमेरिका की तरफ से होने लगे और उसके बाद तो अटैक ही कर दिया गया। तो जब पहले दिन अमेरिका की तरफ से ये हमले हुए तो इनका मकसद हॉर्मुज में नियंत्रण तक सीमित था, कंट्रोल करना सीमित था। लेकिन जो बात है वो अब आगे निकल गई है। मतलब अब यह हो रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने का एक दूसरा मौका मान रहा है, जिसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। इस युद्ध का एक और बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आप लगातार सुन रहे हैं। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पर उसका कानूनी अधिकार बनता है और इसीलिए हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सिर्फ वही टोल वसूली करेगा, यानी कि सिर्फ ईरान ही टैक्स लेगा। जबकि अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा सिर्फ वही दे सकता है। और इसी आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज में अब हर जहाज से 20% टैक्स यानी कि शुल्क लेने की बात कर रहे हैं। और अभी इस पर खूब विवाद हो रहा है और इसी विवाद के बीच में ईरान ने यूएई से आ रहे 2 जहाजों या टैंकरों पर हॉर्मुज में हमला कर दिया है। यह एक बहुत चिंताजनक खबर है। इनमें एक टैंकर का नाम बुम्बासा है और दूसरे का नाम अल बहिया है। यह हमला उस समय हुआ
जब ये दोनों ही टैंकर होर्मुज के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजर रहे थे, जो कि ओमान तट के बेहद नजदीक है, करीब है। यानी कि ये ईरान के तट से नहीं जा रहे थे, जिसके जो है कारण हो सकता है कि ईरान ने इन पर हमला किया हो। बिल्कुल उसके तट से नहीं जा रहे थे। ईरान ऐसा इसलिए भी कर सकता है क्योंकि अगर ये जहाज उसके इलाके से गुजरेंगे तो वो इनसे टोल की मांग कर सकेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो होर्मुज में उसका नियंत्रण कमजोर होगा। और आरोप है कि इन्हीं वजहों से जब यूएई से आ रहे दो टैंकर होर्मुज को पार कर रहे थे तब उन पर हमला हुआ। और यह हमला इसलिए भी चिंता पैदा करने वाला है क्योंकि इनमें एक टैंकर में भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से एक नाविक की मौत हो गई है और 8 नाविक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 6 भारत के हैं। जी हां, 6 नागरिक इनमें भारत के हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिकी हमलों में हमारे नाविक मारे गए थे तब तो इन पर खूब राजनीति हुई, खूब हंगामा हुआ, लेकिन जब ईरान के हमलों में आज हमारा एक नाविक मारा गया तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि इस हमले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिक को तलब किया है और इस घटना पर भारत ने गहरी नाराजगी जताई है। यहां पर सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी उठता है, जो ये कहते हैं कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल देने की मांग कर रहे हैं कि अमेरिका ही उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, जबकि सच यह है कि अमेरिका की मौजूदगी में, जी हां, अमेरिका की मौजूदगी में लगातार होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले हुए हैं और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control. ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि जिन जहाजों पर दूसरे देशों का झंडा होता है उनमें भारतीय नाविक क्यों सवार होते हैं। आपसे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल पूछे होंगे। तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया के हर 5 नाविकों में से एक नाविक भारत का ही है। 16 साल पहले साल 2010 में भारत के कुल नाविकों की संख्या 62,267 थी, लेकिन साल 2024 में यही नाविक 3,23,000 हो गए। यानी 15 सालों में इनकी संख्या 5 गुना बढ़ गई और आज पूरी दुनिया में 18,90,000 नाविक काम करते हैं। इनमें 3,23,000 नाविक हमारे देश यानी भारत के हैं और फिलीपींस और चीन के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा नाविक भारत के हैं। साल 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि हमारे जो कुल नाविक हैं उनमें 90% विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले महीने फ्रांस में राष्ट्रपति से मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तब उन्होंने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उनके सामने उठाया था। और यह मुद्दा हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब भी भारत के झंडे वाले 7 जहाज होर्मुज के उस पार फारस की खाड़ी में मौजूद हैं, जिनमें हमारे 148 नाविक फंसे हुए हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण इन भारतीय नाविकों की सुरक्षा इस समय खतरे में है। ऊपर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर भी अड़ गए हैं कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल चाहिए और यह पैसा कम नहीं है, यह पैसा बहुत ज्यादा है। इस युद्ध से पहले हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से 15,380 करोड़ रुपए होती है। अगर इस पर अमेरिका 20% टोल लेता है तो उसे प्रतिदिन 3,076 करोड़ रुपए मिलेंगे और यह पैसा इतना ज्यादा है कि इससे सिर्फ 4 दिन के टोल से अमेरिका एक बुर्ज खलीफा बनाने के बराबर पैसा कमा लेगा। और ये टोल इतना ज्यादा है, ये टोल इतना है कि इससे हर दिन एक राफेल लड़ाकू विमान खरीदा जा सकता है, हर दिन। और यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं है और वो अमेरिका से भी कम टोल होर्मुज में लेगा। अब यहां पर आप यह भी देखिए कि इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला ही हुआ था। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर ना तो कोई भी टोल लगता था, ना ही उन पर कोई भी वहां हमला होता था। लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद आज स्थिति यह है कि जब अब ये युद्ध होर्मुज को खुलवाने के लिए ही लड़ना पड़ रहा है और इससे यह भी पता चलता है कि इस युद्ध से अमेरिका ने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही दी हैं।
हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि होर्मुज का इतिहास कहता है कि यहां जितने भी युद्ध लड़े गए वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आए हैं। माना जाता है कि होर्मुज ये नाम पारसी धर्म के भगवान अहुरा माजदा से लिया गया है। अहुरा माजदा का अर्थ होता है ज्ञान का स्वामी, यानी लॉर्ड ऑफ विजडम, और इसी नाम से मौजूदा ईरान में प्राचीन शासकों के नाम जुड़े। जब टीवी पर लोग युद्ध देखते हैं तो वो उनके लिए सिर्फ एक खबर होती है, लेकिन हकीकत में ऐसे युद्ध आपकी जेब और आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, और इस युद्ध में भी बिल्कुल यही हो रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये युद्ध कैसे आपकी रसोई तक पहुंचने वाला है, और इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। पिछले महीने शांति समझौता होने के बाद 1 बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 का हो गया था, और ये कीमतें युद्ध से पहले के स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन दोबारा युद्ध शुरू होने के बाद ब्रेंट क्रूड में 1 बैरल तेल $85 तक पर पहुंच गया है, और इसका सीधा मतलब यह है कि अब आप पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीदें तो कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए, और संभव है कि यह पेट्रोल डीजल युद्ध के कारण महंगा भी हो जाए। और अगर यह महंगा होता है तो इसका आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा, बल्कि आप इसे बड़ी मार भी कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ही भारत में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में थोक महंगाई, यानी बड़े दुकानदार छोटे दुकानदारों को जो सामान बेचते हैं, उसकी महंगाई दर 9.87% पर पहुंच गई है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो पहले ये महंगाई दर जून 2025 में -0.4 थी, लेकिन अब 9.87% हो गई है। और अगर ज्यादा दूर भी ना जाए तो युद्ध शुरू होने से पहले फरवरी के महीने में यही महंगाई दर 2.18% थी। आप अंदर देख रहे हैं कितना बड़ा है और कितना बड़ा गैप आ गया है। इसके अलावा खुदरा महंगाई, यानी कि जिस कीमत पर आम लोग सामान खरीदते हैं, वो खुदरा महंगाई भी 4.38% हो गई है, जो कि जनवरी में सिर्फ 2.74% थी। यानी कि महंगाई अब नियंत्रण से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जब यह युद्ध फिर से सुलग रहा है तो इस महंगाई में, इस युद्ध के कारण एक और विस्फोट हो सकता है, और यह भी तब होगा जब कई बड़े देशों की तुलना में भारत में महंगाई दर अब ज्यादा हो गई है। हमने आपको डेटा भी बताया। आप चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में महंगाई के आंकड़े देख सकते हैं, जहां पर महंगाई भारत से कम है, जबकि पहले भारत में इन देशों के मुकाबले महंगाई काफी कम थी, यानी कि महंगाई दर कम थी, लेकिन अब बढ़ गई है। अब बड़ी खबर एक और आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि अब आतंकी चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट से ये पूछ रहे हैं कि वो खुद को एक फिदायीन हमला खुद से कैसे करवा सकते हैं, या हमला करने के लिए वो बम कैसे बना सकते हैं। ये हैरान कर देने वाली खबर है। आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का, क्लॉड, जेमिनाई या ग्रूक जैसे एआई बॉट का इस्तेमाल करते होंगे, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए करते होंगे। लेकिन बड़े आतंकी संगठन उनके आतंकी ऐसा कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया डर रही है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अब तक आपने बड़ी बड़ी कंपनीज, संस्थाओं और संगठनों में नियुक्त होने वाले सीईओज, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नौकरी के बारे में सुना होगा। लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा जब अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर में भी सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक विज्ञापन निकाला है, ये एडवर्टीजमेंट है, जिसमें लोगों से मंदिर का सीईओ बनने के लिए आवेदन मांगा गया है। और इस नौकरी के लिए कुछ योग्यताएं भी इसमें बताए गए हैं, जैसे कि नौकरी का ठिकाना अयोध्या होगा, यानी कि अयोध्या में रहकर ही काम करना होगा। वेतन बातचीत के दौरान तय होगा कि कितनी तनख्वाह मिलेगी। सीईओ बनने के लिए उम्र 50 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, ये योग्यता रखी गई है। कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। सार्वजनिक संगठन, संस्था, सरकारी विभाग या किसी कंपनी के प्रबंधन में कम से कम 20 साल का तो अनुभव होना ही चाहिए। 20 साल का अनुभव चाहिए। अगर किसी के पास में बड़े मंदिरों में प्रबंधन या कामकाज का 20 साल का अनुभव हो तो वो उसे प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर का सीईओ बनना तो है ही, उसे सक्रिय हिंदू होना भी अनिवार्य है। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आपको इस नौकरी में वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपके लिए यह प्लस पॉइंट होगा, आपकी आस्था भगवान राम में है। भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आना अनिवार्य है। और राम मंदिर का सीईओ बनने के लिए आखिरी आवेदन 18 जुलाई तक भेजे जाएंगे, और अभी कई लोग इस नौकरी के लिए आवेदन कर भी चुके हैं। इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी शामिल है।
अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये भर्ती हो जाती है तो राम मंदिर पहला ऐसा मंदिर होगा जहां पर सीईओ की नियुक्ति होगी, लेकिन हकीकत में जानकारी सही नहीं है। जी हाँ, ये पहली बार नहीं होगा। भारत में कई बड़े मंदिर ऐसे हैं जहां पर बड़ी कंपनियों की तरह सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, शिरडी का साईं बाबा का मंदिर और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कंपनियों की तरह मंदिरों में सीईओ नियुक्त करने का कॉन्सेप्ट जो है वो आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। लोग तो यही सोचते हैं कि मंदिर पुजारियों के द्वारा चलाए जाने चाहिए, लेकिन इतिहास बताता है कि जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, दान के रूप में सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए आने लगे, अस्पताल, स्कूल, गौशाला, अन्न क्षेत्र और धर्मशालाएं चलाई जाने लगी, हजारों कर्मचारी काम करने लगे और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, आईटी सिस्टम और डिजिटल दान जैसी व्यवस्थाएं आ गई, तब बिल्कुल कंपनियों की तरह मंदिरों को भी सीईओ की आवश्यकता पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। पहले छेड़छाड़, फिर आवाज उठाने पर जान से मारने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार के साथ यही हुआ है। नासिक के भावली वाटरफॉल घूमने गए एक परिवार की महिलाओं के साथ वहां पर मौजूद कुछ स्थानीय गुंडों ने छेड़छाड़ की और जब इन महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। और जब इन महिलाओं के परिवार ने वहां से जान बचाकर वहां से भागा तो इन्हीं गुंडों ने, इन्हीं मवालियों ने, इनके साथियों ने लगभग 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, लाठी डंडों से उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। इन गुंडों की कोशिश थी कि किसी तरह यह परिवार अपनी गाड़ी से निकले और वो उनको मार सके, उन पर हमला कर सके। हम आपको इस परिवार के द्वारा बनाया गया एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। इस वीडियो में बाइक सवार लड़के दिखाई दे रहे हैं जो कार के पीछे से कार पर डंडा फेंक रहे हैं ताकि ये शीशा तोड़ सके। अगर आप ध्यान से बिल्कुल देखें तो इस बाइक का नंबर अधूरा दिखाई दे रहा है। नंबर अधूरा है। अक्सर ऐसा कब होता है? अक्सर ऐसा काम कौन करते हैं? प्रोफेशनल अपराधी करते हैं ताकि अपराध के समय उनके वाहन की पहचान ना हो सके। इन गुंडों के हमले से परिवार बहुत ज्यादा डर गया था। वो बचने के लिए सीधे नासिक की ओर भागे और वहां जाकर पुलिस स्टेशन पर इन अपराधियों के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवाया। किसी भी परिवार के लिए बहुत भयानक स्थिति होती है जब वो किसी अनजान टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं और वहां के स्थानीय मवाली उन्हें परेशान करने लगते हैं। अक्सर पुलिस व्यवस्था की नाकामी की वजह से इन लोकल गुंडों का विरोध करना बड़े खतरों को दावत देने जैसा बन जाता है। और ये खतरा किस स्तर पर होता है? ये नासिक की ये जो वारदात है, ये जो तस्वीर है, ये पीड़ित परिवार है, वो खुद आपको बताएगा। एक परिवार के लिए ये बहुत डरावनी स्थिति है। सोचिए, लोकल गुंडे बाइक से कार का कुछ इस तरह से पीछा कर रहे हैं और आपको मारने की कोशिश में आपकी गाड़ी पर पत्थर और लाठियों से हमला कर रहे हैं। इन्हें कानून का कोई डर नहीं है। इन्हें शायद पता है कि सैलानियों के साथ मारपीट होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बाहरी हैं। आप तो बस उस परिवार की हालत देखिए जो क्वालिटी टाइम बिताने के लिए वाटरफॉल पर आया था, लेकिन अब उनकी कार की विंडस्क्रीन और साइड डोर के शीशे तोड़ दिए गए हैं और कुछ गुंडे उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। आप उस पिता की हालत का अंदाजा लगाइए जो अपनी पत्नी और बच्चों की जान बचाने के लिए गाड़ी को जितना तेज हो सके उतना तेज भगाने की कोशिश में लगा है, लेकिन गुंडे एक बाइक से उनकी कार का पीछा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कार को रोक दिया जाए। जिस तरह से पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि गुंडे एक परिवार की महिलाओं को छेड़ते हैं और विरोध करने पर मारते पीटते हैं और उनमें कानून का कोई डर नहीं रहता, ठीक यही घटना महाराष्ट्र के नासिक में हुई। अब हम रूठे हुए मानसून का कारण आपको बताएंगे। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में 2 जुलाई के बाद से मानसून की झमाझम बारिश हुई। 7 से 9 जुलाई के बीच तो पूरे दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन 10 जुलाई के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मानसून इंसानों की किसी बात से नाराज हो गया हो और चला गया हो। कहां तो कुछ दिन पहले तक आसमान में छाए बादलों ने कुछ खुशियां दी थी और कहां तो अब खुला आसमान और चटक धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। और अब सवाल यह है कि मानसून के चले जाने की वजह क्या है? दरअसल मानसून कुछ दिनों की छुट्टी पर गया है और इसे मानसून के जानकार मानसून ब्रेक कहते हैं
और ये मौसम में रुके हुए एक अस्थायी प्राकृतिक बदलाव इसे कहते हैं, जिससे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। मानसून ने ब्रेक इसलिए लगाया है क्योंकि मानसून थ्रू यानी कि मानसून के कम दबाव का क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्व की ओर खिसक गया है। बारिश के मौसम में ये मानसून थ्रू पश्चिम से पूर्व की ओर बनता है, जिससे उत्तर भारत के राज्यों में बढ़िया बारिश होती है। यानी कि ये एक कम दबाव का क्षेत्र है जो फिलहाल दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से हटकर पहाड़ों की ओर यानी कि उत्तराखंड, पूर्वी यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर भारत की ओर चला गया है। इसीलिए फिलहाल बारिश भी इन्हीं इलाकों में हो रही है और काफी तेज बारिश भी हो रही है। दिल्ली में नए बने द्वारका एक्सप्रेस वे की टनल में अचानक एक कार में आग लग गई। आमतौर पर टनल्स में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर एयर सर्कुलेशन की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो टनल में धुआं भरने से दम घुट सकता है। लेकिन इस टनल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस टनल में इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए एक अलग तरह का ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है, जो आग लगने के तुरंत बाद सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। और इस स्प्रिंकलर सिस्टम ने घटनास्थल के पास में ही बड़ी मात्रा में पानी बरसाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बारिश हो रही। कुछ ही मिनटों में कार में लगी आग बुझ भी गई और स्प्रिंकलर सिस्टम बंद हो गया। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसका सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बज़ है। लोग इस तरह की आग बुझाने वाली व्यवस्था को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं, साथ ही हैरान भी।